हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स के बारे में। अगर फ्लूइड्स एक्सेलरेट हुई तो उनसे जो एक्सर्टेड प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे क्लास में। तो आप टिपिकली सोचो तो तीन पॉसिबल केसेस नजर आते हैं। या तो फ्लूइड का वर्टिकल एक्सेलरेशन हो, या तो वर्टिकली अपवर्ड, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड, या तो हॉरिजॉन्टल, है ना। तो तीन ऐसे केस बनते हैं। तो केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं अपन। मान लेते हैं सपोज कंटेनर जिसमें फ्लूइड है इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। अगर कंटेनर आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो तो ये इस कंटेनर में मान लो फ्लूइड भरी है ये, और ये कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो एक्सेलरेशन ए से। अब अगर बॉडी एक्सेलरेशन ए से ऊपर अगर ट्रैवल कर रही है तो जी इफेक्टिव क्या मिल जाएगा कंटेनर में? जी इफेक्टिव मिलेगा जी प्लस ए। ये काइनेमैटिक्स के टाइम अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीजें अपन सीख चुके हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी चीजों को पढ़ने के लिए। ये अब कंटेनर के लिए जी इफेक्टिव ये है जी प्लस ए। अब ध्यान देना, कंटेनर की सरफेस से मान लो यहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। अगर कंटेनर के सरफेस से H डेप्थ अगर नीचे चले जाएं और इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P है और सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, तो डेप्थ H पे प्रेशर कितना लेते थे अपन? पहले क्या पढ़ा था हमने? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H रो जी जो भी बोलते हो आप, है ना। ये है प्रेशर सरफेस से H डेप्थ नीचे। लेकिन ये तब था जब ये फ्लूइड एक्सेलरेट नहीं हो रही थी। अब जब ये फ्लूइड एक्सेलरेट हो रही है तो यहां पे G ना लेकर मुझे लिखना चाहिए G इफेक्टिव, G इफेक्टिव इनटू H। मतलब H डेप्थ पे प्रेशर हो गई P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो, G इफेक्टिव है आपका G प्लस A इनटू H। ये तो अगर आपकी फ्लूइड वर्टिकली एक्सेलरेट हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो जाहिर है कि जो प्रेशर है आपका वो बड़ा है यहां पे। वरना प्रेशर सिर्फ क्या होता था? रो जी एच होता था। अभी प्रेशर हो गई रो जी प्लस ए इंटू एच। तो वैसे ही इसी का दूसरा केस इसी के जैसा। मान लो केस नंबर 2 में जो आपकी कंटेनर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। सपोज कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग, suppose container is accelerating upwards, sorry downwards। upward तो कर लिया हमने। अब ये कंटेनर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। ये कंटेनर इसमें लिक्विड भरी हुई है और ये एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड नीचे, एक्सेलरेशन ए के साथ। अब अगर कोई बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है अगर, तो उसके लिए जी इफेक्टिव हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था। नीचे आती हुई बॉडीज के लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जी माइनस ए, है ना। मतलब अगर इसकी सरफेस पे प्रेशर P नॉट है और इससे H डेप्थ अगर नीचे चले जाएं और यहां पे प्रेशर ना पे अगर वो प्रेशर P है, तो इन दोनों प्रेशर के बीच में अगर मान लो फ्लूइड स्टेशनरी रहती थी तो रिलेशनशिप क्या होता था? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ऐसे लिखते थे अपन। लेकिन एक्सेलरेटिंग है कंटेनर, तो अब इसके लिए एक्सेलरेशन G नहीं है, G इफेक्टिव है। इसलिए G ना लिखकर क्या लिखूंगा मैं? G इफेक्टिव इनटू H। तो P इज इक्वल टू आ गया P नॉट और G इफेक्टिव कितना है भैया? G माइनस A इनटू H। तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इस्तेमाल करा मैंने डायरेक्ट। पुरानी पढ़ी हुई चीजें हैं, अब इनसे नई नई चीजें अपन सीख रहे हैं, है ना। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो फ्लूइड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर कंटेनर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है तो फ्लूइड प्रेशर कम हो रहा है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है कि कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो, है ना। तो चलिए उसकी बात भी करते हैं। केस नंबर 3,
Suppose container is accelerated horizontally. Suppose container is accelerated horizontally. देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा बाकी केसेस के तुलना में। जैसे आप देखिए वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में फ्री सरफेस जो है लिक्विड की वो हॉरिजॉन्टली है, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन अगर कंटेनर में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इसका जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइन हो जाएगा। सीन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ऐसा कुछ। अगर ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी तो फ्री सरफेस थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी। तो सबसे पहला मोटिव है अपना कि अगर फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाए तो इंक्लिनेशन कितनी होगी उसकी। तो आइए मान लेता हूं कि फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लिनेशन है थीटा। क्लियर है पॉइंट? अब इसी पे बैठ जाओ। मान लो यहां पे जो पार्टिकल है ना, इसी पार्टिकल पे बैठ जाए, अगर इसी के फ्रेम में एनालिसिस करें तो इस पार्टिकल पे एक लगेगा स्यूडो फोर्स। मान लो पार्टिकल की मास है एम मास है पार्टिकल की। तो पार्टिकल जो है आप इसी पे बैठ के अगर इसी फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको रेस्ट में नजर आएगी पार्टिकल। तो पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। ये कौन सी फोर्स है? इसे क्या बोलते थे अपन? एक्सेलरेशन क्या अपोजिट है? ये फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स है ना। देखो देखो पुरानी पढ़ी हुई चीजें कैसे आती रहती हैं सामने, इसलिए हर चीज जो आपने पहले पढ़ी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम आप उसे रिवाइज करते रहें। तो ये तो क्या स्यूडो फोर्स, और ये इसका ग्रेविटेशनल पुल mg। ये थीटा तो जाहिर है ये भी थीटा। तो इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट प्लेन के लॉन्ग ये मिलेगा आपको ma cos थीटा, और mg का कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल ये mg sin थीटा। नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना। mg का एक कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल mg sin थीटा है, तो जानते हैं अपन कैसे। और ma इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ma cos थीटा। ये पार्टिकल ये जो है ये स्टेशनरी है, मतलब इसी फ्रेम में बैठ के देखोगे तो स्टेशनरी दिखेगा, तभी तो स्यूडो फोर्स लगाया ना अपन ने। ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तो ट्रेन के अंदर अगर आप बैठे हुए तो अब तो रेस्ट में नजर आएंगे आप। वही कहानी है। ये स्यूडो फोर्स ma cos थीटा और mg sin थीटा ये रेस्ट में तो दोनों बैलेंस करेंगी। मतलब आप लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। mm कैंसिल, cos थीटा नीचे आ गया तो sin थीटा बाय cos थीटा आ गया tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। पुराने पेपर्स में जेई के पूछते थे, बहुत पहले वाले पेपर्स में, कि अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रही हॉरिजॉन्टली तो फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन कितना होगा। तो अगर अभी भी पूछ दिया कि अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रही है तो फ्री सरफेस का एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। तो चलो अब तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, और इंक्लिनेशन कितनी होगी उसका आप इन कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं। अब हम जरा प्रेशर वेरिएशन देखते हैं, क्योंकि मामला कुछ हुआ है चेंज। आप अगर नोटिस करें फ्री सरफेस पे प्रेशर P0 है तो उससे H डेप्थ नीचे प्रेशर P0 प्लस रो GH। यहां पे G फैक्टर, यहां पे भी G फैक्टर यूज किया हमने G की जगह पर। यहां पे फ्री सरफेस ऐसी हो गई। अब तो अगर इससे अगर H डेप्थ नीचे जाए, फ्री सरफेस ऐसी है ना, तो इससे H डेप्थ अगर ऐसे आए तो प्रेशर कैसे वेरी करेगी इसका कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो मैं अभी इंक्लाइन वाला जो पार्ट है केस नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है और डिस्कस करता हूं, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें आप। अब आइए थर्ड केस में अपन बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन की। कंटेनर हमारी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से, और लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो इंक्लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो ये थीटा एंगल पे।
ये थीटा अभी अभी इवेल्युएट करा हमने, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स a बाई जी, tan थीटा बराबर a बाई जी। अब मुझे प्रेशर देखना है, तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन टू एटमॉस्फेयर है ये, और यहां से h डेप्थ नीचे चले जाएं, यहां पे हमें इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, ये ऊपर से h डेप्थ नीचे है, तो आप पी नॉट प्लस रो जी डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि पी नॉट प्लस रो जी तो तब लगाते थे अपन जब फ्री सरफेस से h नीचे जाते थे, फ्री सरफेस तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए अब मैं एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये फ्री सरफेस से पी की दूरी, ये जो पॉइंट है यहां पे मान लो ये जो पॉइंट है, इसकी यहां फ्री सरफेस से जो दूरी है वो मान लेते हैं अपन h डैश, और g इफेक्टिव कितना होगा सर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, g इफेक्टिव कितना होगा, एलिवेटर वाले प्रॉब्लम, अगर ये जी इफेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने एलिवेटर वाले में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिसमें एलिवेटर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा हो। लॉस ऑफ मोशन की वीडियो आप देख सकते हैं एपरेंट वेट वाले में। तो अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी तो एक्सेलरेशन ए, और ये जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दें, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, तो जाहिर है यहां पर भी तो प्रेशर वही होगा एटमॉस्फेरिक, ओवर टू एटमॉस्फेयर है ये, और इस फ्री सरफेस से कितने डेप्थ नीचे गए अपन, h डैश गए, है ना, फ्री सरफेस से h डैश गए, और इस डायरेक्शन में इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो प्रेशर p को लिख सकते हैं आप p नॉट प्लस रो g इफेक्टिव इंटू h डैश। h नहीं ले सकते अपन, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो डेप्थ लेनी होती है वो फ्री सरफेस से लेनी पड़ती है, और फ्री सरफेस ही है, तो इससे h डैश डेप्थ पे, यहां पे क्लियर है पॉइंट ये। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जरा ध्यान दो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, कोई सी बड़ी बात तो नहीं, ये बढ़ा दो, ये वाली लाइन बढ़ा दो, इधर ये वाली लाइन यहां पे अगर ऐसे बढ़ा दोगे इधर यहां से, तो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो जाहिर ये एंगल हो गया थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, पी नॉट प्लस रो जी फैक्टर की जगह लिख दिया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एच डैश को जरा ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में लिख सकते, देखो हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के सामने वाला साइड कैपिटल एच, और ये ना आपका बेस, तो cos थीटा इज इक्वल टू, चाहे तो लिख सकते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, h डैश अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस h डैश का, हाइपोटेनस ये ना, मतलब यहां से h डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, h डैश इज इक्वल टू h cos थीटा। तो यहां से h डैश को लिख दिया मैंने h cos थीटा। क्लियर बॉडी, जी फैक्टर की वैल्यू इतनी आ गई, एस डैश आ गया h cos थीटा। एक चीज और, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, अब ये भी निकाला हमने, तो क्या tan थीटा से cos थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, cos थीटा ये परपेंडिकुलर की जगह है, ये बेस की जगह है ना, तो cos थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा g बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू। अब कोई बंदा इतनी सी बात में परेशान हो गया, tan थीटा जब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं अपन, जेई एस्पिरेंट भी हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि tan थीटा से cos थीटा तो आप निकाल ही सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, s डैश की वैल्यू आ गई, उठा के रख दो यहां पे, मतलब यहां से प्रेशर की वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, h डैश की जगह तो h cos थीटा है h, और cos थीटा की जगह लिख सकते हैं आप g बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये cos थीटा की जगह कार्पेट कर लें, ये कैंसिल आउट, मतलब प्रेशर कितनी आ गई, P इज इक्वल टू आ गया P नॉट प्लस रो जी एच। ये एक कमाल का रिजल्ट है, आपको देख के लग रहा है ये तो जाने पहचाने रिजल्ट है, जो पहले पढ़ा हमने, ये हमने पहले जब रिजल्ट पढ़ा था
उस वक्त फ्लूइड की सरफेस थी हॉरिजॉन्टल और वहां से एच डेप्थ नीचे आते थे आप तो प्रेशर आती थी पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन एक क्लैरिटी की बात है कि अगर फ्लूइड से अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट भी हो रही हो तो भी किसी भी पॉइंट से सरफेस का जो पॉइंट है इस पॉइंट से एच दूरी पे जाएंगे तो प्रेशर आपका वही होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, जैसा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के होने के केस में होता था। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। फ्लूइड अगर वर्टिकली एक्सेलरेट होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी तो प्रेशर कम होगा। फ्लूइड अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगी तो जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइन होगी, इंक्लिनेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो भी निकाला हमने। और फ्री सरफेस की किसी भी पॉइंट से एच डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर का फॉर्मेट वही मिला आपको जो पहले मिला करता था, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब आइए मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने फ्लूइड के रोटेशन की बात करता हूं, वो भी एक्सीलरेशन का एक फॉर्म है ना। रोटेशन इज द काइंड ऑफ एक्सीलरेशन। तो अब मैं एक्सीलरेटिंग रोटेटिंग फ्लूइड्स की बात करता हूं। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें। और ये छोटी सी बात है लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे पूछेंगे वो कि यहां से एच डेप्थ नीचे चले गए और यहां से इस सरफेस से एच डेप्थ नीचे चले गए। मान लो यहां प्रेशर है P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर है P2। अब बोलेंगे P1 देखने में तो लग रहा है कि भैया P1 ऊंचा है, ये वाला पॉइंट ऊंचा है ऊपर और ये पॉइंट है नीचे, तो कोई चार ऑप्शन रख देंगे, P1 इक्वल टू P2, P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2 और नन करके चौथा बना दिया कुछ भी। तो ध्यान रहे कि सरफेस से एच डेप्थ कभी भी जाओगे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड में तो प्रेशर आपका वही मिलेगा पी नॉट प्लस रो जी है। तो जाहिर है P1 इज इक्वल टू P2 करेक्ट ऑप्शन होता अपना। ऊंचाई नीचाई नहीं देखते अपन, फ्री सरफेस के किसी भी पॉइंट से वर्टिकली एच नीचे जाएंगे तो श्योरिटी है कि प्रेशर यही होगा। तो चीज छोटी सी है लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम रोटेटिंग फ्लूइड्स की बात करते हैं। अब आइए एक रोटेशन का केस कंसिडर करते हैं अपन। मान लिया कि एक लिक्विड है जो किसी कंटेनर में है और कंटेनर वर्टिकली रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो पूछ रहे हैं कि एक्सिस से r डिस्टेंस पे चले जाएं तो प्रेशर होगी इतनी, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। तुम एक काम करो, फ्री सरफेस ये आपकी फ्री सरफेस है, जूम करके बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि ये वर्टिकल ये है y एक्सिस, ये रही आपकी ओरिजिन और ये है आपकी x एक्सिस, x y और ये ओरिजिन, ये फ्री सरफेस। ये बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं जूम करके ताकि आपको अच्छे से फील आए। ये फ्री सरफेस, यहां पे एक पार्टिकल मान लो जिसकी मास है m और कोऑर्डिनेट है पार्टिकल की x, y। ये है y एक्सिस और इधर ये है x एक्सिस। तो पार्टिकल, ये पार्टिकल की y कोऑर्डिनेट और ये पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट x, y लिया है मैंने, नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना। ये पार्टिकल लिया मैंने, इसी के फ्रेम में काम करते हैं अपन, मतलब हम यही कहीं पर बैठ के देख रहे हैं इसे, है ना, हम यहीं पे बैठ के इसे देख रहे हैं पार्टिकल को। तो अगर इसी के फ्रेम में काम कर रहे हैं तो ये तो रोटेटिंग फ्रेम में है। तो रोटेटिंग फ्रेम में कौन सी फोर्स आती है? स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं अपन जिसे। तो ये अगर ये फ्लूइड घूम रही है तो ये दूरी एक्सिस से कितनी है? ये जो दूरी है वो तो x के बराबर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे m ओमेगा स्क्वायर r की जगह रेडियस की जगह ये x है आपका, और एक लगेगी फोर्स इस पे mg, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स ये रहा आपका F नेट। ध्यान दें, ये जो नेट फोर्स है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्री सरफेस के। क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए? क्योंकि आप जब भी यहां पे खड़े होके बैठ के जैसे भी आप इसे देख रहे हैं तो हर बार आपको वहीं पे नजर आएगा। तो अगर नेट फोर्स की कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं हुई, इंक्लाइन हुई अगर, तो या तो पार्टिकल सड़क के ऊपर चला जाएगा, अगर इधर इंक्लाइन हुई तो सड़क के नीचे आ जाएगा, जबकि ये पार्टिकल हमेशा हमें यहीं पर नजर आ रहा है। फिर नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस का रिएक्शन नेट फोर्स को बैलेंस कर देगा। आप ध्यान देना, ये नेट फोर्स यहां इस वाले पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल सेंस है इसमें। ये टेंजेंट, ये मान लिया एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है थीटा। ध्यान देना, ये थीटा, ये 90,
तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। ध्यान देना प्लीज, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के और ये सरफेस का टेंजेंशियल है, तो जाहिर है कि एफ नेट और ये टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल होगा, 90 का। तो ये थीटा, ये 90, तो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये टेंजेंट और एमजी के बीच का, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो जाहिर है ये एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर और ये है टेंजेंशियल, 90 का एंगल दोनों के बीच में। अब जरा ध्यान देना, हम क्या वेक्टर से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यहां शिफ्ट करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेक्टर की बेसिक चीजें बता रहा हूं। m ओमेगा स्क्वायर यहां से शिफ्ट करोगे तो ये थीटा के सामने ये रहा mm ओमेगा स्क्वायर x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप यहां से वेक्टर ये यहां से यहां शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x परपेंडिकुलर, और ये बेस रही है आपकी mg। अब ध्यान देना, tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, tan थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लेते हैं ना अपन स्लोप, और स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है dy बाई dx भी, dy बाई dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। tan थीटा क्या है भैया, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये शुरुआत में अपन बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे होते हैं तब अपन ये सब चीजें सीखते हैं, जरूरी है ये। dy बाई dx भी होता है स्लोप, तो dy बाई tan थीटा की जगह लिख दिया dy बाई dx। इसे रीअरेंज करो अगर थोड़ा बहुत, तो आ गया dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई g x dx, रीअरेंज करके लिख दिया थोड़ा। अब इसे इंटीग्रेट कर दोनों तरफ, y 0 से y तक, x 0 से x तक, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2g। ये ध्यान दें, ये कौन सी चीज आ गई भैया हमारे पास, ये आ गई जो फ्री सरफेस है आपकी उसकी इक्वेशन, ये है इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था लेकिन मेरा इसके काम चलेगा नहीं, इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है अगर आपको, तो आप जान देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला। मतलब किसी कंटेनर में पानी, कोई भी लिक्विड भर के कंटेनर को उसके एक्सिस के बाद घुमाओगे अगर, तो फ्री सरफेस का शेप कैसा मिल रहा है आपको, पैराबोलिक शेप। अब हमें प्रेशर की बात करनी है, यहां से एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो मान लो x इज इक्वल टू r, इसे में लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू r, तो प्रेशर r डिस्टेंस पे चाहिए, तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सरफेस इंक्लाइन भी होती है तो फर्क नहीं पड़ता, यहां से h डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर अभी कितना निकाला था हमने, पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। तो यहां से ये कितनी, अगर यहां से x इज इक्वल टू r है तो ये दूरी कितनी है, ये है y, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, y है, तो प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी y। y को लिख सकते हैं अभी अपन यहां से ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, तो जी कैंसिल, जी कैंसिल, रो काट दिया मैंने, जी कैंसिल, रो तो रही, तो ये आ गया p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू कितना लिखना है, एक्सिस से कितनी दूरी पर है अपन, r डिस्टेंस पे है ना, एक्सिस से r डिस्टेंस पे है तो x की जगह पे r रख दो वहां पे, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो एक्सिस से यहां से r दूरी पे चले गए तो जो प्रेशर P नॉट होगा, P होगा वो आपका P नॉट प्लस, P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो हर जगह वही लिखता हूं मैं। ये रही कहानी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था मैथमेटिकल सेंस से भी, फिजिक्स और मैथ्स का अच्छा कॉम्बिनेशन था, स्लोप वगैरह की बात ही नहीं। तो ये जेई का पुराने प्रीवियस का एक क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन, तो डिस्कस कर लिया मैंने यहाँ पे। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, फ्लूइड का वर्टिकल एक्सीलरेशन अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, फ्लूइड का हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, फिर क्या पढ़ा हमने कि फ्लूइड अगर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट होगी तो सरफेस होगी इंक्लाइन, लेकिन किसी भी पॉइंट से अगर h डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच ही होगा। इसके मैंने यहाँ पे फायदा उठाया यहाँ पे, ये पॉइंट P जो है इंक्लाइन है ये सरफेस, लेकिन अगर इससे y दूरी नीचे जाएंगे तो प्रेशर P नॉट प्लस रो जी वाई ही होगा।
है ना। तो छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपको। तो जरूर से अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो नोट डाउन करते हुए सारी चीजें करें, लिखें, वो रिविजन में भी आपको हेल्प मिलेगा। और मैं पढ़ाने के दौरान बहुत सी बातें ऐसी बोलता हूं जो शायद लिखता नहीं, तो आप उन पे भी ध्यान दें। कोई चीज अगर आपके नजरिए से इंपॉर्टेंट लग रही हो तो आप जरूर से उसे नोट डाउन कर लें। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।